कहानी की शुरुआत में हम जैक सुली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कभी एक नेवी ऑफिसर हुआ करता था, पर एक वॉर में उसकी दोनों टांगे खराब हो गई। ऐसा नहीं था कि उसका कोई इलाज नहीं था, दिक्कत बस पैसों की थी। उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी टांगों का अच्छे से इलाज करा सके। उसे हमेशा से यही लगता था कि इस दुनिया में जो ताकतवर है वो हमेशा कमजोरों का शिकार करता है। एक बार एक पब में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को पीट रहा होता है। उससे ये सब देखा नहीं गया और वो जाकर उस आदमी से भिड़ गया, जिसकी वजह से वहाँ का बाउंसर उसे बाहर फेंक देता है। वहाँ उसके पास दो लोग आते हैं जो उसे उसके भाई के बारे में कुछ बताने आए थे। वो उसे लेकर एक मॉर्चरी में पहुँचते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि उसके भाई टॉमी को किसी ने चाकू से मार डाला, वो भी उसके पास रखे कुछ पैसों के लिए। उसके साथ आए दोनों लोग जैक से कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और क्योंकि तुम्हारी जीन तुम्हारे भाई से मिलता है इसलिए तुम उसकी जगह ले सकते हो। दरअसल उसका भाई एक साइंटिस्ट था जो अंतरिक्ष में नए नए प्लैनेट्स की खोज करता था। आगे हम जैक को एक स्पेसशिप में देखते हैं जहां उसे ट्रैवल करते हुए लगभग 5 साल बीत चुके थे। वो पेंडोरा नाम के एक प्लेनेट की तरफ जा रहे थे। उसके भाई टॉमी को इसी मिशन की ट्रेनिंग दी गई थी और इसकी ट्रेनिंग पे कंपनी ने काफी पैसे लगाए थे, इसलिए उसके मर जाने के बाद वो और पैसे खर्च करके दूसरे साइंटिस्ट को नहीं ले सकते थे। उनके लिए अच्छा था कि जैक का जीन उससे मिलता था, इसलिए उसे उसकी जगह रख लिया गया। उनका शिप पेंडोरा पे लैंड कर जाता है। वहाँ का वातावरण इंसानों के अनुकूल नहीं था, इसलिए सबको एक ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है। उसके साथ बहुत सारे सैनिक थे। ये सब भले ही नीचे धरती पे देशभक्त सैनिक थे, पर यहाँ ये लोग सिर्फ कंपनी के गुलाम थे जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। वहाँ का कर्नल सबको बता रहा होता है कि यहाँ के बाहर जो भी जीव उन्हें मिलेगा वो उन्हें हर हालत में मारने की कोशिश करेगा। यहाँ बचने वाले लोगों को नावी बुलाया जाता है जिनकी जहरीली तीर कुछ ही मिनट्स में उनकी सांसें बंद कर सकती है, इसलिए उन लोगों को वहाँ हर पल सावधान रहना होगा। जैक को उसका पार्टनर नॉर्म मिलता है जो उसके साथ अवतार प्रोग्राम में काम करने वाला था। वो उसे लेकर अपनी लैब में पहुंचता है। उनके साइंटिस्ट ने इंसानों और नावी के डीएनए को मिलाकर नावी जैसे ही दिखने वाले क्लोन बनाए थे जिन्हें एक मशीन के सहारे इंसानों के साथ जोड़ा जाता है और वो उन्हें कंट्रोल करते हैं। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता था। वहाँ का साइंटिस्ट जैक को उसका अवतार दिखाता है जिसे उसके साथ जोड़ा जाना था। जैक वहाँ अपनी हर दिन होने वाली घटनाओं को वीडियो लॉग के जरिए रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। आगे हम उस अवतार प्रोग्राम की हेड डॉक्टर ग्रेस को देखते हैं जो अभी अभी अपने अवतार से बाहर आई थी। वो जैक से मिलकर कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। वो जाकर कंपनी के हेड पार्कर से मिलती है। वो उसे कहती है कि उसे एक साइंटिस्ट चाहिए था, ना कि एक विकलांग फौजी। पार्कर उससे कहता है कि वो हमारे लिए लकी साबित हुआ है क्योंकि उसके भाई के बदले में वो उन्हें मिला है और वो उनके साथ रहकर उनकी हिफाजत भी कर पाएगा क्योंकि वो एक फौजी रह चुका है। वो ग्रेस को पेंडोरा में पाए जाने वाले किसी धातु को दिखाता है जिसे अनऑब्टेनियम कहा जाता है और इसकी 1 केजी की प्राइस लगभग 100 करोड़ है धरती पे, और इन्हीं पैसों से उनकी कंपनी और अवतार प्रोग्राम की फंडिंग होती है। वो उससे कहता है कि उनके पास अब बहुत कम समय है, उन्हें पेंडोरा के लोगों से बात करके जल्दी ही कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो उनके पास आर्मी के इस्तेमाल के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। जैक को उसके मशीन चेम्बर में डाल दिया जाता है और उसे अवतार के साथ लिंक किया जाने लगता है। ग्रेस भी अपने अवतार में जाने लगती है और तभी जैक अपने अवतार में जागता है। वो उठकर सबसे पहले अपने पैरों को देखता है जिसे वो महसूस कर सकता था। कितने दिनों बाद उसने अपने पैरों में हलचल महसूस की थी। वो उठकर चलने की कोशिश करने लगता है। सारे डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, पर जैक वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है और तेजी से भागने लगता है। उसे लग रहा था मानो उसका सपना पूरा हो गया है। उसके पास ग्रेस आती है और उसे रोकती है। रात को सारे अवतार्स को सुला दिया जाता है और जैक वापस से अपने मशीन से बाहर आ जाता है। वहाँ ट्रूडी नाम की एक आर्मी कैप्टन जैक को अपने साथ ले जाती है। वो उसे कर्नल से मिलाने लाई थी। कर्नल उससे कहता है कि उसने उसके रिकॉर्ड्स देखे हैं, काफी खतरनाक जंग लड़े हैं उसने। वो जैक से कहता है कि उस अवतार रिसर्च की हर डिटेल उसे देनी होगी और पेंडोरा में क्या हो रहा है सब कुछ उसे बताना होगा, और उसके बदले में वो उसके पैरों को हमेशा के लिए ठीक करवा देगा। जैक उसकी डील मान लेता है। अगले दिन फिर से जैक को उसके अवतार के साथ जोड़ा जाता है और वो ग्रेस और नॉर्म के साथ पेंडोरा के लोगों की खोज में जाते हैं। वो एक जगह अपने चॉपर्स को लैंड करवाते हैं और वो सब जंगल में खोज करने निकल जाते हैं। वहाँ कुछ दूर आगे उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। ग्रेस कहती है कि कभी ये ओमिटकाई के बच्चों का स्कूल हुआ करता था जहाँ वो आकर उनसे बहुत कुछ सीखते थे। जैक को वहाँ कुछ गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। वो ग्रेस से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, पर वो उसकी बात टाल देती है। वो तीनों जंगल के और अंदर चले जाते हैं। ग्रेस वहाँ के पेड़ों की जड़ों की सैंपल लेने लगती और जैक वहाँ से थोड़ा अलग जाकर देखने लगता है। वो वहाँ के बहुत सारे अजीब तरह के पौधों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी उसे वहाँ एक बड़ा सा जानवर दिखाई देता है जो उसे घूर रहा होता है। ग्रेस उसे गोली चलाने से मना करती है और उसे अपनी जगह पे शांति से खड़े रहने को कहती है। जैक उस जानवर को डराने की कोशिश करने लगता है और बहुत जल्द वो जानवर डर से भागने लगता है,
पर वो जैक के डर से नहीं बल्कि उसके पीछे एक और भी ज्यादा खतरनाक जानवर था। ग्रेस सबको अपनी जान बचाकर भागने को कहती है। वो जानवर जैक के पीछे पड़ा हुआ था। जैक उससे बचता हुआ भागने लगता है। उसकी गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैक अपने आप को बचाने के लिए वहाँ के पहाड़ से नीचे एक झरने में कूद जाता है और उस जानवर से अपने आप को बचा लेता है। पर अब वो उस जंगल में भटक चुका था। वो किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं कुछ दूर से एक लड़की उस पर नजर रख रही होती है। वो उसे अपने तीर से मारने वाली होती है। तभी उसके तीर पे उड़ता हुआ एक सफेद जीव आकर बैठ जाता है जिसे वो लोग बहुत पवित्र मानते थे। इधर ग्रेस को भी लगता है कि उन लोगों ने जैक को खो दिया और वो सब वापस चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी और जैक को वहाँ कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो किसी तरह से एक मसाल जला लेता है। उसके पीछे उस जंगल के खतरनाक कुत्ते पड़े हुए थे जिनसे वो बचने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत ज्यादा तादाद में थे। वो सब जैक पे हमला करने लगते हैं। तभी वो लड़की वहाँ आती है और अपने तीर से उन सबको मारने लगती है। वो जैक को उनसे बचा लेती है। उस लड़की का नाम नेटेरी था और वो वहाँ के ओमिटिकाई कबीले की रहने वाली थी। वहाँ से वो जाने लगती है। जैक उसके साथ ही जाने की बात करता है पर वो उसे अपने साथ ले जाने से मना करती है। तभी जैक के शरीर के ऊपर बहुत सारे वही सफेद जीव आकर बैठ जाते हैं। नेटेरी उसे बताती है कि ये यहाँ के पवित्र पेड़ के बीज हैं। लगता है उसका दिल बहुत साफ है इसलिए ये उसके ऊपर आए। वो उसे लेकर अपने साथ जाने लगती है। तभी वहाँ उसके कबीले के और बहुत से सैनिक आ जाते हैं जो जैक को पकड़कर वहाँ के राजा के सामने पेश करते हैं। वहाँ के राजा नेटेरी के पिता ही थे। वो उनसे कहती है कि पवित्र पेड़ की बीज ने उसे इशारा दिया था इसलिए वो इसे अपने साथ ला रही थी। नेटेरी की माँ वहाँ की कुल गुरु थी। वो आकर जैक के खून को टेस्ट करती है और उसे पता चल जाता है कि ये कोई बुरा आदमी नहीं है। वो नेटेरी को उसे अपने साथ रखकर उसे वो सब सिखाने को कहती है, जिसके बाद उसे भी उनके जैसा ही एक नावी बना दिया जाएगा और फिर वो भी उनमें से ही एक होगा। नेटेरी उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे सोने की जगह दिखाती है और जैक के अवतार के सोते ही वो वहाँ मशीन से बाहर आ जाता है। ग्रेस और बाकी के लोग ये जानकर बहुत खुश थे कि जैक उन ओमिटिकाई लोगों के साथ है। कर्नल भी जैक से काफी खुश था कि वो उन लोगों तक पहुंच चुका है और वहां से उसे उनके बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल सकती है। कंपनी का हेड पार्कर जैक को बताता है कि जहां ओमिटिकाई के लोग बसे हैं उसके चारों तरफ 200 किलोमीटर तक अनोब्टेनियम का भंडार पड़ा है। वो जैक से उन लोगों से बात करके वहां से हटाने को कहता है ताकि वो वहां से सारे अनोब्टेनियम को निकाल सके। पर जैक कहता है कि अगर वो लोग नहीं माने तो कर्नल कहता है कि उन्हें फिर अपनी बंदूक का सहारा लेना होगा और ना चाहते हुए भी उन सबको मारना होगा। उसके पास 3 महीने का टाइम है, तब तक जैक अपनी तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश कर सकता है। जैक ग्रेस को वहाँ के सारे लोगों की जानकारी देता है जिनसे वो मिला था। उन सब का डेटा ग्रेस के पास पहले से ही मौजूद था। वो कहती है कि नेटेरी और उसकी बहन कभी उसकी स्टूडेंट हुआ करती थी। जैक उससे नेटेरी की बहन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसकी बहन अब मर चुकी है। जैक वापस से अपने अवतार से जुड़ जाता है। नेटेरी उसे वहाँ के घोड़ों की सवारी करना सिखा रही होती है। वो जैक को उसकी चोटी से घोड़े से जोड़ने को कहती है। इससे उन दोनों के बीच एक संबंध जुड़ जाता है और फिर वो उसे अपने मुताबिक चला पाएगा। वो उसे उस घोड़े की धड़कन को महसूस करने को कहती है और फिर उसे अपने मन से कहीं भी जाने के लिए आदेश देने को कहती है। पर अपनी पहली सवारी में जैक बुरी तरह से असफल रहता है। वहाँ उस कबीले का सेनापति आता है जिसका नाम सूटे था। वो जैक को अभी भी वापस चले जाने को कहता है क्योंकि वो कभी भी उनके जैसा नहीं बन पाएगा। कंपनी वाले जंगल के सबसे बड़े पेड़ को गिराने की सोच रहे थे क्योंकि उसी के नीचे सबसे ज्यादा अनोब्टेनियम मौजूद था। पर दिक्कत ये थी कि वहाँ के लोगों के लिए ये पेड़ बहुत ही धार्मिक था। उनका मानना था कि इसमें उनकी देवी ईवा का वास है। जब रिसर्च टीम को पता लगता है कि जैक उस कर्नल को उनकी सारी रिपोर्ट दे रहा है तो वो सब अपना रिसर्च बेस कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं जो वहाँ से दूर जंगल के बीच में था। वहाँ जाते वक्त जैक को हवा में फ्लोट होते हुए माउंटेन्स दिखाई देते हैं। ऐसा उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। ग्रेस उन सबको वहाँ एक छोटे से लैब में ले आई थी जहाँ वो कंपनी के दखल अंदाजी के बिना काम कर सकते थे। जैक नेटेरी के साथ लगातार एक नावी बनने के सारे गुण सीख रहा था। वो उसे इकरान नाम के एक बड़े से पक्षी से मिलवाती है। वो उसे बताती है कि इकरान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक शिकारी के साथ उड़ता है और बहुत जल्द उसे भी अपना इकरान चुनना होगा। वो उसे सभी तरीके से तीर चलाना और शिकार करना सिखा रही थी। जैक भी उसके साथ रहकर वो सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख रहा था क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल नया और अच्छा लग रहा था। वो हर दिन उसने क्या क्या सीखा अपने वीडियो लॉग में रिकॉर्ड कर देता था। जैक और नेटेरी साथ रहकर बहुत करीब भी आने लगे थे। वो लगातार समझने की कोशिश कर रहा था कि इन नावी लोगों का इस जंगल से इतना गहरा रिश्ता कैसे है। नेटेरी उससे कहती है कि उन सब में बहने वाली ऊर्जा इसी जंगल की देन है और एक दिन उन्हें इसे लौटाना होता है। एक दिन जैक ग्रेस के पास बहुत से नावी की फोटो देखता है। वो उससे पूछता है कि वहाँ उसके स्कूल में क्या हुआ था। ग्रेस बताती है कि पहले बहुत से नावी और उनके बच्चे उससे सीखने आते थे जिसमें नटेरी और उसकी बहन भी थी। पर जंगल के काटे जाने से एक दिन नटेरी की बहन नाराज हो गई।
वो अपने साथ कुछ कबीले वाले को ले आई और वहाँ के कटाई करने वाले मशीन में आग लगा दी। उसके बाद कर्नल के फोर्सेस ने आकर उन पर गोलियां चलाई और नेटेरी की बहन भी उनमें मारी गई। किसी तरह ग्रेस वहाँ के बच्चों को वहाँ से भगाने में सफल रही थी, पर वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। जैक अब पूरी तरह से एक नावी बनने के लिए तैयार हो चुका था। वो उनके सारे तौर तरीके सीख चुका था और अब उसे बाकी सारे नए नावी बनने वाले के साथ उन आसमान में फ्लोट करते हुए पहाड़ों को पार करना था। वहां जाकर उन्हें अपना इकरान चुनना होता है। नेटेरी भी उसके साथ ही थी। जैक अपने इकरान चुनने के लिए आगे बढ़ता है। वो नेटेरी से पूछता है कि वो अपने इकरान को कैसे पहचानेगा। वो बताती है कि तुम्हें चुनने वाला इकरान तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। जैक उन सारे इकरान की तरफ बढ़ता है और उसे एक दिखाई देता है जो उसे घूर रहा था। वो उस पर हमला करने आता है। जैक उसके मुंह को बंद करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बहुत संघर्ष करने के बाद आखिरकार वो उससे अपना कनेक्शन बना लेता है। नेटेरी उसे तुरंत उसका पहला उड़ान लेने को कहती है क्योंकि यही उनके बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाता है। जैक उसे लेकर पहाड़ों से कूद जाता है और उसे उड़ाने की कोशिश करने लगता है। वो अब उसे उड़ाना सीख चुका था। नेटेरी उसे उड़ने की कुछ तरीके बता रही होती है। एक दिन जब जैक नेटेरी के साथ अपनी इकरान पे उड़ रहा होता है तब उन पे एक बहुत बड़ा सा पक्षी हमला करता है जो उन छोटे इकरान को मारकर खा जाता था। वो दोनों जंगल के नीचे आकर अपने आप को उससे बचाते हैं। जैक नेटेरी से पूछता है कि वो क्या था। वो बताती है कि वो उसे टुरुक बुलाते हैं। इसे आखिरी बार उसके दादा के दादा ने चलाया था और अब तक नाविकुल के इतिहास में केवल 5 बार ऐसा हुआ है। जैक को अब अपनी असली जिंदगी झूठी लगने लगी थी क्योंकि उसे अब ये अवतार वाली जिंदगी ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसके 3 महीने भी बीत चुके थे। उसे वो कर्नल फिर बुलाता है और कहता है कि उसका टाइम खत्म हो गया है, अब उनकी आर्मी को ही कुछ करना होगा। पर जैक कहता है कि अभी एक चीज बाकी है, उसे अब नावी बनाया जाने वाला है। उसके बाद वो उन लोगों से बात कर सकता है वहां से शिफ्ट होने के लिए। कर्नल उसे जल्दी से ये सब खत्म करने को कहता है। जैक को अब एक नावी बना दिया जाता है। उसने ग्रेस को भी वहां आने देने के लिए उन सबको मना लिया था। नेटेरी उसे लेकर अपने कुल देवी एवा के पास आती है। उनका मानना था कि इनमें उनकी पूर्वजों की यादें हैं। जैक उसमें उनकी पूर्वजों की आवाजों को सुन सकता था। वो उससे कहती है कि अब तुम एक नावी हो, इसलिए वो इस कुलवृक्ष से अपना एक धनुष बना सकता है और अपने लिए एक औरत भी चुन सकता है। जैक उससे कहता है कि उसने अपने लिए पहले ही किसी को चुन लिया है। सुबह नेटेरी को एक मशीन दिखाई देता है जो जंगल के पेड़ को काट रहा था। वो उनके कुल वृक्ष को भी तोड़ रहा होता है। वो जैक को उठाने की कोशिश कर रही थी पर वो अभी तक मशीन से बाहर ही था, इसलिए वो जाग नहीं रहा था। पर जैसे ही जैक मशीन में जाता है वहां उसका अवतार जाग जाता है। वो उन सबको पेड़ काटने से रोकने लगता है पर वो नहीं रुकते हैं। जैक जाकर उस मशीन का कैमरा तोड़ देता है पर वहाँ के सोल्जर उस पे गोलियां चलाने लगते हैं। वो नेटेरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग उनके कुल वृक्ष को तोड़ देते हैं। कर्नल जब कैमरे में देखता है कि जैक ने उनके कैमरे को तोड़ा था तो वो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर ओमिटिकाई के लोग इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर रहे थे। जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत हैं। सूटा उसकी बातें मानने से इनकार कर रहा था। जैक उनसे कहता है कि वो जाकर उनसे बात करेगा और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। तब तक कर्नल गुस्से में लैब में पहुंच जाता है और उनकी मशीन को बीच में ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से ग्रेस और जैक का अवतार वहीं बेजान होकर गिर जाता है। सूटा तुरंत समझ जाता है कि वो उनका दुश्मन है और उसे मारने जाता है पर नेटेरी आकर उसे रोक देती है। कर्नल ग्रेस को जैक की वीडियो लॉग दिखाता है जिसमें वो कह रहा था कि ओमिटिकाई के लोग कभी अपने गांव को छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। इसलिए कर्नल अब उस पर हमला करने वाला है क्योंकि उनसे बात करने का अब कोई फायदा नहीं है। सूटा अपने कबीलों की फौज की मदद से उनकी सारी मशीनों में आग लगा देता है। कर्नल को अब एक और बहाना मिल गया था उन पे हमला करने का। ग्रेस कहती है कि उन्होंने जानबूझकर उनकी धार्मिक पेड़ों को तोड़ा ताकि वो लोग कुछ रिस्पॉन्स करे और उसका बहाना बनाकर वो उनके गाँव पे हमला कर सके। तभी ट्रूडी वहां आती है और कहती है कि वो लोग उस बड़े पेड़ को आज गिराने वाले हैं। ग्रेस जाकर पार्कर से बात करती है और कहती है कि वो ऐसे ही इतने लोगों को नहीं मार सकते और वो पेड़ उनके लिए धार्मिक है, वो उसे छोड़कर भागेंगे भी नहीं। पार्कर जैक को 1 घंटे का टाइम देता है। वो जाकर उन सबको वहां से हट जाने के लिए समझाए। जैक उन सारे कबीले वालों के पास पहुंचता है और कहता है कि वो लोग हमला करने आ रहे हैं, उन्हें वहां से जाना होगा, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। वो कहता है कि उसे यहाँ उनके तौर तरीके सीखने के लिए भेजा गया था ताकि एक दिन उन्हें वो समझाकर यहाँ से हटा सके, पर उनके साथ रहकर उसे भी इस जंगल से प्यार हो गया। ये सुनकर नेटेरी उस पे बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने उस पे भरोसा किया था। जैक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो सब जैक और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं और जब कर्नल ऊपर अपने चॉपर से देखता है तो वो समझ जाता है कि उनकी बात नहीं बनी और वो अपने फोर्सेस को मिसाइल्स फायर करने का ऑर्डर देता है। ओमिटिकाई के लोग उन पर अपने तीरों से हमला कर रहे होते हैं जिनका उन पे कोई असर नहीं होता है। वो मिसाइल से दागने लगते हैं। जैक अभी भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ से चले जाए। नेटेरी की माँ वहाँ आती है और वो जैक और ग्रेस को आज़ाद कर देती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम उनमें से एक हो तो उनकी मदद करो। जैक उन सबको लेकर भागने लगता है
और तब तक वो लोग उस बड़े से पेड़ को गिरा देते हैं। ओमिटिकाई के सारे लोग इसे देखकर बहुत दुखी थे। नेटेरी के पिता भी उसमें मारे जाते हैं। उसे अब जैक से नफरत हो गई थी। वो उसे वहां से चले जाने को कहती है। इधर वापस से जैक के मशीन को बंद कर दिया जाता है। उसका अवतार फिर से वहीं बेजान होकर गिर जाता है और ग्रेस की पूरी टीम को वो लोग कैद कर लेते हैं। पर ट्रूडी किसी तरह उन्हें वहां से छुड़ा लेती है और अपने चॉपर से उन लोगों को लेकर भागने लगती है। पर कर्नल को पता चल जाता है। वो अपनी गन से उनकी तरफ शूट करना शुरू कर देता है और इसी दौरान ग्रेस को एक गोली लग जाती है। वो अपना एक लैब भी लिफ्ट करा लेते हैं ताकि वो अपने अवतार को कंट्रोल कर सके। वो उस लैब को जंगल के किसी दूसरे जगह पे छुपा देते हैं ताकि कर्नल उसे ढूंढ ना पाए। जैक वापस से अपने अवतार में आ जाता है। उसे वहाँ सब कुछ खत्म हुआ दिखाई देता है। तभी वहाँ उसका इकरान आता है। वो उस पे बैठ के ऊपर से उस बड़े वाले टुरुक पे कूद जाता है। ओमिटिकाई के सारे लोग अपनी देवी एवा के शरण में बैठे प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी तुरुक पे बैठकर वहाँ जेक आता है। सब लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। तब जेक उससे उतरकर सूटा के पास जाता है और कहता है कि वो उसका साथ चाहता है उन आसमानी लोगों से लड़ने के लिए। सूटा मान जाता है। जेक उनसे कहता है कि उसकी दोस्त ग्रेस मर रही है और उसे उनकी मदद की जरूरत है। वो सब ग्रेस को उसके अवतार के साथ एवा के पास लिटा देते हैं और सब प्रार्थना करने लगते हैं, पर वो सब ग्रेस को बचा नहीं पाते। जेक वहाँ के सारे लोगों से बात करता है कि वो आसमानी लोग उनके जमीन को लूटने आए हैं, पर वो ऐसा होने नहीं देंगे। वो सारे कबीले वाले को एक साथ आने को कहता है ताकि वो उनका मुकाबला कर सके। और वो पेंडोरा के सारे कबीले वालों के पास गए और जब टुरुक पे उड़ता हुआ जेक ने उन्हें आवाज दी तो वो सब साथ आए अपनी जमीन की हिफाजत के लिए। कर्नल भी अपने सारे सैनिकों से कह रहा था कि उसके दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए उन्हें पहले ही उन सब पे हमला करना होगा ताकि वो उन पे हमला करने की जरूरत ना कर सके। वहाँ का एक साइंटिस्ट ये सब बात जेक तक पहुँचा देता है कि कर्नल कल 6 बजे हमला करने वाला है। जेक लड़ाई से पहले वहाँ की देवी ईवा के पास जाता है और उन आसमानी लोगों से लड़ने में उनकी मदद करने को कहता है, क्योंकि एक बार अगर इंसान यहाँ से कुछ ले जाने में कामयाब हो गए तो फिर और भी आएंगे और इस प्लेनेट को धरती की तरह ही लूट कर खत्म कर देंगे। नेटेरी वहां आती है और उनसे कहती है कि उनकी देवी किसी की साइड नहीं लेती, वो तो सिर्फ जीवन का संतुलन बनाए हुए है। और अगले दिन जेक अपने सारे इकरान पे उड़ने वाले सैनिकों को लीड कर रहा था। सारे फोर्सेस भी तैयार थे, वो जंगल में आ चुके थे और कर्नल ऊपर सारे हेलीकॉप्टर्स को लीड कर रहा था। वो वहाँ जंगल के बीच बहुत सारे एक्सप्लोजिव गिराने वाले थे। तभी अचानक से जमीन पे और आकाश में दोनों जगह पे उन फोर्सेस के ऊपर नावी का हमला होता है। उनके इस अचानक के हमले से वो लोग हैरान थे। जेक टरुक की मदद से उनके हेलीकॉप्टर्स को पकड़कर फेंक रहा होता है, पर वो उन पे मिसाइल से हमला कर देते हैं। कर्नल सबको जेक के पीछे जाने को कहता है। सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। जेक उन सबसे बचने की कोशिश करते हुए भागने लगता है। उसकी मदद के लिए तभी ट्रूडी अपना चॉपर लेकर आती है, पर उसका भी चॉपर कुछ देर में ही डैमेज हो जाता है। नेटेरी के इकरान को भी गोली लगने से वो नीचे गिर चुकी थी। जेक को किसी का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था वो जंग लगभग हार चुके हैं। नेटेरी जैक से कहती है कि वो अपने आसपास बहुत से फोर्सेस से घिर चुकी है। जैक उसे कोई भी हलचल करने से मना करता है। तभी वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर उन फोर्सेस पे हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। नेटेरी जैक से कहती है कि ईवा ने उसकी बात सुन ली। वहाँ के सारे इकरान और हर एक जानवर अपनी जमीन की हिफाजत के लिए आ जाता है। वो वहाँ बड़ा सा बॉम्ब गिराने ही वाले थे कि तभी जेक आकर उनके प्लेन को क्रैश करवा देता है। उसके बाद वो कर्नल के प्लेन पे अटैक करने जाता है और उसके प्लेन को भी डैमेज कर देता है, पर कर्नल अपने आप को बचाकर एक रोबोट में सवार हो जाता है। नेटेरी उस पर हमला करती है, पर बहुत जल्द कर्नल उसके जानवर को अपने चाकू से मार डालता है और उसी के नीचे नेटेरी दब जाती है। वो उसे भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ जेक आता है और उससे लड़ने लगता है, पर कर्नल उस पर भारी पड़ रहा होता है। पर अचानक से एक वॉर में जेक उसके रोबोट में बड़ा सा छेद कर देता है। कर्नल को ऑक्सीजन का मास्क पहनना पड़ता है और वो जेक को छोड़कर वहां रखे उसकी मशीन को तोड़ने लगता है, जिससे उसका अवतार से कनेक्शन टूटने लगता है। कर्नल उसे मारने ही वाला होता है, तभी नेटेरी उसे अपनी तीर से मार देती है और वो जेक को उठाती है। उसका अवतार अब बेजान हो चुका था, क्योंकि मशीन के टूट जाने से जेक का अवतार से कनेक्शन टूट चुका था और वो मशीन से निकलकर अपने मास्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर उस तक ना पहुंचने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी नेटेरी वहां आती है और उसे मास्क पहनाती है। जेक को वापस से होश आ जाता है। वो नेटेरी से कहता है कि उन्होंने जंग जीत ली है और उसके बाद सारे इंसानों को वापस धरती पे भेज दिया जाता है। उनमें से कुछ ही लोगों को वहां रहने दिया जाता है जिनका दिल साफ था। और कुछ दिन बाद एवा की मदद से जेक भी अपने आप को हमेशा के लिए अवतार में ही बदल लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन